सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा के मोस्ट इंपोर्टेंट अतलग उत्तरी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट 1 पढ़ने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, बौद्धकालीन शिक्षा के दो प्रमुख केंद्रों के नाम बताइए। दोस्तों, बौद्धकालीन जो शिक्षा के दो प्रमुख केंद्र हैं वो है तक्षशिला और नालंदा। दोस्तों, आप लोगों ने, उम्मीद करती हूँ कि सारी वीडियोस मेरी देखी होंगी जो मैंने ऑलरेडी क्लासेस ली हैं, और आप लोगों के सेकेंड सेमेस्टर में हर एक विषय को आपको मैंने हाथ से लिख करके नोट्स बना करके अवेलेबल करवाए हैं। आप सारे के सारे विषयों की केवल अगर वीडियोस देख करके आकर के इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो भी आपके सारे क्वेश्चंस बिल्कुल सही होंगे। खाली अगर आपने सारी वीडियोस को सुन लिया है ध्यान से जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है तो भी आपके बहुत बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और यहाँ पर आप एक तरीके से रिवीजन करने आए हैं, समझिए, चाहे अतलग उत्तरी क्वेश्चन हो चाहे बहुविकल्पीय क्वेश्चन हो। तो उम्मीद करती हूँ आपने सारे क्लासेस को ईयरफोन लगा के सुन लिया होगा अच्छे से और आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में भी आ गए होंगे। कहीं से भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, केवल और केवल सारे के सारे वीडियोस को अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया है तो भी आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। देखिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य बताइए। तो मूल्य परक शिक्षा के उद्देश्य, एक सुखद एवं समृद्ध भारतवर्ष का निर्माण करना। फिर है तीसरा नंबर क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र किसे कहते हैं। तो इस किसे कहते हैं, वुड के घोषणा पत्र को हम क्या कहते हैं, भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये देखिए 2020 में ये सारे के सारे क्वेश्चंस पूछे हुए हैं। तो इस तरीके से आपका प्रीवियस ईयर पेपर भी एक तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो जा रहा है। फिर देखिए, उपनयन संस्कार क्या होता है। तो उपनयन संस्कार या हिंदू धर्म में या वैदिक शिक्षा में हम कह सकते हैं कि यह उपनयन संस्कार जो होता था ये क्या होता था, यह शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब बच्चा गुरु के पास जाता था, शिक्षा प्राप्त करने के लिए बच्चे गुरु के पास जाते थे। आपको पता है आश्रम पद्धति से बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो यह क्या होती थी, इसी संस्कार को हम क्या कहते थे, उपनयन संस्कार कहते थे। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब बच्चा गुरु के पास जाता था तो इसे हम क्या कहते थे, उपनयन संस्कार कहते थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय बाल श्रम नीति कब घोषित की गई। तो राष्ट्रीय बाल श्रम नीति घोषित की गई थी 2009 में। ये क्वेश्चन भी देखिए 2020 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत किसने दिया। निस्पंदन यहाँ पर लिखा हुआ निस्यंदन सिद्धांत है, या इसे हम छन्नीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे लॉर्ड मैकाले ने दिया था। इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है कि जो लॉर्ड मैकाले थे इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था शिक्षा का। तो शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत, जिसे छन्नीकरण का सिद्धांत भी कहते हैं, और ये बहुत ही बेकार एक तरीके से शिक्षा पद्धति हम इसको कह सकते हैं कि जो लॉर्ड मैकाले था उसने कहा था कि जो लोग सबसे धनी वर्ग के होते हैं उनको पहले शिक्षा मिले, उसके बाद धीरे धीरे वो छन करके समाज के निचले स्तर के लोगों तक पहुंचे जो बहुत गरीब हैं। और आपको पता है कि शिक्षा का अधिकार सभी के लिए समान होता है, सभी को समान शिक्षा मिलना ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। तो इस तरीके से जो लॉर्ड मैकाले का निस्यंदन सिद्धांत था ये एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें केवल जो अमीर वर्ग धनी वर्ग के लोग थे सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ये बनाया गया था। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लेटो की कोई एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। तो दोस्तों, प्लेटो की रचना थी द रिपब्लिक, इसके अलावा द लॉज भी उन्हीं की रचना थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी देखिए 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की स्थापना का क्या उद्देश्य था। आखिर में कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालय 2004 में बनाए गए उसका उद्देश्य क्या था। दोस्तों, जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय थे, यहाँ पर जो सबसे अच्छी चीज है कि जो समाज के ऐसे वर्ग के लोग, जो ऐसे अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों की ऐसी बच्चियां जो स्कूल नहीं जा पाती थी या जो पढ़ नहीं पाती थी या जो कहीं पर रह करके शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती थी, उनके लिए कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई। और विषम परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली बालिकाओं को आवासीय विद्यालय में शिक्षा देना, यानी कि ये जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है ये आवासीय विद्यालय है। यहाँ पर बच्चियां रह सकती हैं, रह करके अपनी पढ़ाई कर सकती हैं, उनके भोजन की व्यवस्था, उनकी किताबों की व्यवस्था, सारी चीजें कौन करती है, सरकार करती है। तो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से बहुत सारी बच्चियों का जीवन बदला है। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत ही अच्छी पहल थी सरकार की तरफ से। और ये देखिए 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो कौन सी संस्था तय करती है? राष्ट्रीय अध्यापक प्रशिक्षण संस्था, या यहाँ पर होगा। तो आपको पता है कि भारतीय अध्यापक शिक्षा के भारत में अध्यापक शिक्षा के मानक कौन सी संस्था तय करती है? तो कौन तय करती है? एनसीटी तय करती है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। एनसीटी ही क्या करती है? एनसीटी संस्था जो है, तो इस तरीके से अगर एनसीटी का फिर फुल फॉर्म देखें तो क्या हो जाएगा? राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। ठीक है, तो इस तरीके से एनसीटी संस्था जो है, इसके बारे में आपको पता ही कि अध्यापक बनने के लिए जो भी प्रारंभिक स्तर पर जो भी मानक होते हैं वो एनसीटी ही तय करती है। एनसीटी ही कोई भी नोटिफिकेशन निकालती है, जैसे कि बीएड बीटीसी, इनकी क्या क्या क्राइटेरिया है, इनको किस किस स्तर पर इनको एग्जाम देने हैं, प्राइमरी जूनियर में कौन रहेगा, ये सारा कौन डिसाइड करता है? ये सब एनसीटी ही डिसाइड करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं, शिक्षा की एक परिभाषा लिखिए। तो स्वामी विवेकानंद के अनुसार मानव का संपूर्ण प्रकटीकरण ही क्या है? शिक्षा है। 2020 में ये देखिए पूछा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा है कि शिक्षा के 2 उद्देश्य बताइए। तो बालक का शारीरिक विकास करना, बालक का मानसिक विकास करना, बालक का सांस्कृतिक विकास करना, इसके अलावा बालक का सर्वांगीण विकास करना शिक्षा के उद्देश्यों में आता है। 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत आसान प्रश्न पूछा है कि ड्रॉप आउट बालक से आप क्या समझते हैं? तो ड्रॉप आउट बच्चों का मतलब क्या होता है? वे ऐसे बच्चे जो स्कूल आ रहे थे और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन के बाद उन्होंने स्कूल आना एकदम बंद कर दिया, वो बिल्कुल स्कूल से बाहर हो चुके हैं, यानी कि ऐसे बच्चे जो शिक्षा की मुख्य धारा से दूर है, वे ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। मान लीजिए बच्चे ने जुलाई में एडमिशन लिया, जुलाई के बाद वो 1 महीना मान लीजिए जुलाई में आया, वो अगस्त में भी कुछ दिन आया, उसके बाद एकाएक वह 45 से 60 दिन तक अगर बच्चा गायब है स्कूल से, इसका मतलब कि वह किन बच्चों की श्रेणी में आ गया? वो ड्रॉप आउट बच्चों की श्रेणी में आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर ऐसे बच्चे जो बिल्कुल शिक्षा की मुख्य धारा से दूर है, यानी कि वो पढ़ाई कर ही नहीं रहे हैं, वो पढ़ ही नहीं रहे हैं, तो ऐसे बच्चे क्या कहलाते हैं? ड्रॉप आउट बच्चे कहलाते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 प्रमुख आंदोलनों के नाम बताइए। तो भारत छोड़ो आंदोलन, इसके अलावा नमक सत्याग्रह है। तो ये भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पर आप इस तरीके से लिखना, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, और ये नमक सत्याग्रह, ये भी क्या तरीके से आंदोलन ही था। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, पर्यावरण संरक्षण के 2 उपाय लिखिए। तो जल संचयन एवं वृक्षारोपण। तो पर्यावरण का संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं? अपने आसपास जो जल है, वर्षा का जल है, उसे एकत्रित कर सकते हैं अपने आसपास, और पेड़ पौधों को लगा सकते हैं। 2020 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, किन्हीं 4 नैतिक मूल्यों के नाम लिखिए। तो सच्चाई, ईमानदारी, दयालुता और मैत्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, वैदिक काल में विद्या अध्ययन का कार्यक्रम कब प्रारंभ होता था और कब समाप्त होता था? तो सामान्यतः शिक्षा सत्र की अवधि 1 वर्ष में 4.5 अथवा 5 मास की होती थी। विद्या अध्ययन का कार्यक्रम श्रावण मास की पूर्णिमा को उपाकर्म समारोह से प्रारंभ होता था और पौष माह की पूर्णिमा को छंद मास उत्सर्जनम समारोह से खत्म होता था। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर, विद्यार्थी जीवन की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? तो कौन सा होता था? समापवर्तन संस्कार होता था, जब विद्यार्थी जीवन की समाप्ति होती थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, डॉक्टर आर के मुखर्जी ने बौद्ध शिक्षा के विषय में क्या कहा है? तो डॉक्टर आर के मुखर्जी ने के मत में बौद्ध शिक्षा प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा प्रणाली का एक परिवर्तित रूप था। यानी कि यहाँ पर बताया गया है डॉक्टर आर के मुखर्जी के अनुसार कि जो पहले की जो प्राचीन ब्राह्मणीय शिक्षा होती थी, जिसे हम वैदिक शिक्षा भी कहते हैं, वो उसी प्रणाली का एक क्या था? परिवर्तित रूप था। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, बौद्ध शिक्षा की शिक्षण विधि क्या थी? तो क्या थी? मौखिक थी। मौखिक यानी कि मुख से बोल करके ही शिक्षा दी जाती थी, और जो विद्यार्थी थे वो मौखिक शिक्षा ही ग्रहण करते थे। आज की तरह कॉपी किताब पेंसिल रबड़ नहीं होता था उनके पास। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, इस्लाम धर्म में शिक्षा का क्या महत्व था? तो इस्लाम धर्म में शिक्षा का विशेष महत्व था। मोहम्मद साहब कहा करते थे, दान में सोना देने की अपेक्षा अपने बच्चे को शिक्षा देना श्रेष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, जो एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि हुमायूं नामा बाबर की पुत्री गुलबदन बेगम ने लिखा था।
क्वेश्चन नंबर 22 है, अज्ञानी रहने की अपेक्षा जन्म न लेना ही अच्छा है, यह कथन किसका है? तो यह कथन प्लेटो का है। तो देखिए ना, इन्होंने शिक्षा को कितना महत्व दिया है। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, शिक्षा शास्त्री टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो टी रेमंड के अनुसार शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्वावस्था तक चलता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बना लेता है। ठीक है, तो इस तरीके से टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है? तो शिक्षा विकास का वह क्रम होता है जो बाल्यावस्था से लेकर के परिपक्वावस्था तक चलता रहता है तथा जिसमें मनुष्य अपने आप को आवश्यकता के अनुसार धीरे धीरे भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल अपने आप को बना लेता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, तो शिक्षा के उद्देश्य की क्या आवश्यकता है? तो शिक्षा एक पूर्व दर्शित लक्ष्य है जो किसी क्रिया को संचालित करता है अथवा व्यवहार को प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन अरस्तु का है और यह बहुत ही प्रसिद्ध कथन है इनका। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, ज्ञान ही स्वर्ग तक की उड़ान में पंखों का आधार है, यह कथन किसका है? यह कथन शेक्सपियर का है। क्वेश्चन नंबर 27 है, शरीर, मस्तिष्क और आत्मा इन तीनों का उचित और सामंजस्यपूर्ण मिश्रण पूर्ण मनुष्य के निर्माण के लिए आवश्यक है और शिक्षा की सच्ची व्यवस्था का आधार है। यह किसने कहा दोस्तों? तो यह कथन महात्मा गांधी जी का था। क्वेश्चन नंबर 28 है, शिक्षा के वैयक्तिक उद्देश्य का संकुचित अर्थ क्या है? तो आत्म अभिव्यक्ति अथवा बालक की शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। यह क्या एक तरीके से वैयक्तिक उद्देश्य है, क्योंकि एक व्यक्ति अपना खुद का सर्वांगीण विकास करता है, कैसे? शिक्षा के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 29 है, और अनौपचारिक शिक्षा क्या? आपको अच्छे से पता है कि जो शिक्षा होती है वो औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ होती है। तो औपचारिक शिक्षा हमारी कब शुरू होती है? जब हम औपचारिक रूप से स्कूल जाना शुरू करते हैं। और अनौपचारिक शिक्षा क्या है? जो हमारे आसपास के लोग हमें सिखाते हैं, हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे खेल के मैदान में जहां भी हम कुछ एक्स्ट्रा सीखते हैं स्कूल के अलावा, वो सारी शिक्षा क्या होती है? अनौपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा बिना प्रयास, आडंबरहीन, अव्यवस्थित, आकस्मिक, सर्वत्र, सभी परिस्थितियों, अवस्थाओं एवं सभी व्यक्तियों द्वारा दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, दूरस्थ शिक्षा के कितने घटक है? तो मुक्त शिक्षा, मुक्त अधिगम और पत्राचार शिक्षा। दूरस्थ शिक्षा यानी कि डिस्टेंस लर्निंग, इसे हम मुक्त शिक्षा भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 31 पे, तो इसे पत्राचार शिक्षा भी कहते हैं। किसको? दूरस्थ शिक्षा को ही। तो पत्राचार शिक्षा के क्या क्या माध्यम है? तो पत्राचार शिक्षा का माध्यम मुद्रित प्रणाली है जो डाक के माध्यम से छात्रों को प्रेषित की जाती है। आज के टाइम पे आपको पता है दूरस्थ शिक्षा, आज के टाइम पे हम कहीं भी रह करके किसी भी देश से, किसी भी जगह से हम क्या करते हैं? सूचना को एकत्र करते हैं। आप घर पे बैठे हुए आपको कहीं से भी कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, तो ये दूरस्थ शिक्षा का सबसे अच्छा यहाँ पर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, वैदिक कालीन शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो वेद पर आधारित शिक्षा का गुरु के घर अथवा कुल में प्राप्त की जाने वाली शिक्षा वैदिक कालीन शिक्षा कहलाती है। यानी कि जो वैदिक कालीन शिक्षा थी वो वेदों पर आधारित थी और इसे हम कहाँ सीखते थे? गुरुकुल में जाकर के सीखते थे। फिर क्वेश्चन नंबर 33, वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद 4 हैं, आपको पता ही है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, सा विद्या या विमुक्तये का क्या अर्थ है? ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्राप्त करने में समर्थ बना सके, उसे हम क्या कहते हैं? सार्थक ज्ञान कहते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा इस सूक्ति का? ऐसा ज्ञान जो छात्र को जीवन संसार के मोह से मुक्ति प्रदान करने में समर्थ बना सके। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल शिक्षा क्यों कहते थे? तो यह शिक्षा गुरु के घर या कुल में प्राप्त होती थी, इसी कारण इसे हम गुरुकुल शिक्षा कहते हैं, क्योंकि जो प्राचीन भारतीय शिक्षा प्रणाली थी जिसे हम वैदिक शिक्षा बोलते हैं, यह गुरुकुल में दी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 36 है, प्राचीन काल में एक वेद के ज्ञाता को क्या कहते थे? तो एक वेद के ज्ञाता को हम स्नातक कहते थे। और आज स्नातक किसको कहते हैं? ग्रेजुएशन की डिग्री को, बीए, बीएससी, बीकॉम, ये सब क्या है? इसको हम स्नातक बोलते हैं।
या ग्रेजुएशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, किसने शिक्षण प्रक्रिया के 3 अंग शिक्षक, शिक्षार्थी और सामाजिक वातावरण बताया? तो किसने बताया है? जॉन ड्यूबी ने बताया है। ठीक है, शिक्षण प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं? 3 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी दार्शनिक किसे शिक्षा का केंद्र बिंदु मानते हैं? तो मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी जो दार्शनिक बालक है, ये प्रकृतिवादी मनोवैज्ञानिक विचारधारा तथा प्रकृतिवादी जो दार्शनिक थे वो बालक को शिक्षा का केंद्र मानते थे। और आपको पता है कि जो प्रकृतिवादी दार्शनिक है इनमें सबसे पहले किसका नाम आता है? रूसो का नाम आता है। ठीक है, तो इसमें हम बालक को ही शिक्षा का मुख्य केंद्र मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है, किस शिक्षा शास्त्री ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है? तो ड्यूबी ने शिक्षा को समाज की प्रक्रिया माना है। जॉन ड्यूबी ने शिक्षा को क्या माना है? समाज की एक प्रक्रिया माना है। क्वेश्चन नंबर 40 है, किसने कहा शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है? तो जॉन एडम्स ने कहा है कि शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया, इसमें छात्र और शिक्षक का होना जरूरी है। जबकि जो जॉन ड्यूबी है उन्होंने क्या कहा है? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम या सामाजिक वातावरण। तो इन्होंने 3 अंग माने हैं जॉन ड्यूबी ने, जबकि जॉन एडम्स ने सिर्फ 2 मुखी माना है या द्विमुखी माना है शिक्षा को। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं, किसने शिक्षा को त्रिमुखी माना? तो जॉन ड्यूबी ने माना, भी ऊपर मैंने आपको बता भी दिया। क्वेश्चन नंबर 42 है, चुंबक के समान शिक्षा में भी 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है, इसीलिए शिक्षा भी द्विमुखी प्रक्रिया है। यह किसका कथन है? तो यह कथन रॉस का है। किसका कथन है? रॉस का कथन है। तो शिक्षण प्रक्रिया में 2 ध्रुवों का होना आवश्यक है। तो 2 ध्रुव कौन कौन से हैं? शिक्षक और शिक्षार्थी, यानी कि टीचर और स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 43 पर आते हैं, शिक्षा प्रक्रिया को कितने भागों में विभक्त किया गया है? तो शिक्षा प्रक्रिया को 3 भागों में विभक्त किया गया है। तो शिक्षा प्रक्रिया यानी कि शिक्षा के कौन कौन सी किस किस माध्यम से हम ग्रहण करते हैं? तो वही औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिक्षा का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य तथा कार्य मानव प्रकृति तथा चरित्र को प्रशिक्षित करता है। यह किसका कथन है दोस्तों? तो यह कथन है प्लेटो का। क्वेश्चन नंबर 45 है, समाज विहीन व्यक्ति कोरी कल्पना है। यह कथन किसका है? तो यह कथन रेमंड का है। क्वेश्चन नंबर 46 है, शिक्षा हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। यह कथन किसका है? तो यह कथन पेस्टोलॉजी का है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है, पौधों का विकास कृषि के द्वारा तथा मनुष्य का विकास शिक्षा के द्वारा होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों लॉक का है। तो यह कथन हरलॉक का है। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, शिक्षा में अध्यापक शिक्षार्थी के साथ साथ पाठ्यक्रम भी सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन जॉन ड्यूबी का है। क्वेश्चन नंबर 49 है, मानव जीवन के कौन कौन से 2 पक्ष हैं? तो प्रथम शारीरिक और दूसरा सामाजिक और सांस्कृतिक। क्वेश्चन नंबर 50 पर आते हैं दोस्तों, और ये इस लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैं पार्ट में वीडियो को बनाती हूँ ताकि बहुत लंबा ना हो, तो पार्ट 1 तक क्वेश्चन नंबर 50 तक मैं कराने वाली हूँ, और इसके बाद आपको और सारे क्वेश्चंस भी इसी तरीके से 50-50 क्वेश्चंस के आपको पार्ट में मिलेंगे। इसी प्रकार मैंने बहुविकल्पी क्वेश्चंस को भी पार्ट में बनाया है ताकि आप लोग कम समय में अच्छे से पढ़ें, जितने भी क्वेश्चंस को पढ़ें। तो सारे की सारी वीडियोस की लिंक आपको मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। हर एक विषय की पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, सारी वीडियोस मिल जाएंगी, पवन सीरीज आनंद सीरीज के सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो अगर आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आप सारी वीडियोस को देख डालिए, समझ डालिए, क्योंकि बहुत ही कम समय है आपके पास। तो एग्जाम में बेहतर नंबर आप लेकर के बिल्कुल आएंगे अगर आपने सारी वीडियोस को अच्छे से केवल देख लिया है और समझ लिया है जो भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। विद्यालय में प्रवेश के समय कौन सा संस्कार किया जाता था? तो विद्यालय में प्रवेश के समय बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इसमें बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था, और यह किस मुस्लिम शिक्षण प्रणाली में किया। बिस्मिल्लाह संस्कार जब बालक 4 वर्ष 4 माह और 4 दिन का होता था तो बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था, यानी कि बच्चे की पढ़ाई शुरू की जाती थी। तो इस तरीके से यहाँ पर पूरे टोटल 50 क्वेश्चंस आपने कर लिए। सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें।
वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने कॉलेज के ग्रुप में अपने फ्रेंड्स को और बता दीजिएगा कि जो वीडियोस है वो बराबर आ रही है, आप लोग उनको देखिए। सभी फ्रेंड्स को भी आप लोग जरूर शेयर करिएगा इन बातों को, और इन वीडियोस को भी शेयर करिएगा व्हाट्सएप ग्रुप में जहां पर भी आपको लगे आसानी। इसके अलावा अगर आपको कोई वीडियो नहीं मिल रही है, किसी वीडियो को ढूंढने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप आसानी से देख सकते हैं जा करके, और जहां कहीं कोई भी समस्या आ रही है हमसे बताते रहिए। आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम लेकर के आते रहेंगे और आपकी बेस्ट तैयारी हम कराते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।